हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिथिला ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है ज्योग्राफी, जो कि क्लास 10th के लिए है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में, जिसका फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। क्या नाम है? भारत संसाधन एवं उपयोग। यह इस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर का नाम है। क्या है? फर्स्ट चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से शेयर करें, ताकि आप ही के जैसे बच्चे जो अभी लॉकडाउन के दौरान घर बैठे हुए होंगे उन सभी को भी हमारे इस क्लास का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, बिना किसी समय को गवाए हुए हम अपने चलते हैं मेन टॉपिक पर। दोस्तों, आज हम लोग का मेन टॉपिक है संसाधन का महत्व। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संसाधन। ये संसाधन क्या होती है? दोस्तों, इसका साधारण सा डिफिनेशन है क्या? उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं संसाधन है। इसका मतलब क्या समझा? उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। जैसे कि आपके उपयोग में अभी क्या आ रहा है? यह मोबाइल। आप जो भी अपने मोबाइल पर ये वीडियो को देख रहे हैं, वो मोबाइल आपके लिए सबसे बड़ा क्या हो गया? संसाधन हो गया। अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं, अगर आप टीवी में देख रहे हैं, तो वो टीवी, वो लैपटॉप, वो मोबाइल आपके लिए बहुत बड़ा संसाधन हुआ। ठीक उसी प्रकार जैसे अभी हम इस वीडियो बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ा रहे, इस मोबाइल के माध्यम से ये वीडियो बना रहे, इस मार्कर के माध्यम से हम आपको यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये मार्कर, ये बोर्ड, ये स्टैंड, ये बल्ब हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक संसाधन हो गया। दोस्तों, आप तो जान ही गए कि संसाधन का महत्व, संसाधन का डिफिनेशन ये हो गया। साधारण से भाषा कहने के लिए तो हम इसको 10 लाइनें बना सकते हैं, 2 लाइनें बना सकते हैं और 1 लाइन भी बना सकते हैं, इसलिए हमने इसको 1 लाइन बनाया है। उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। दोस्तों, इसका जो वर्गीकरण किया गया है उसको विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। इस संसाधन को साधारण सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर संसाधन के वर्गीकरण ABCD, और संसाधन के प्रकार जैव संसाधन जैसे हो गया, जैव हो गए, बहुत इस मतलब अनेक प्रकार से इसको दर्शाया गया है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम भी बनाए हुए हैं, तो विभिन्न भागों में बांटा गया। तो अभी हम आप लोगों को बस मेन टॉपिक बताएंगे कि इसको कितने भागों में बांटेंगे, उसको टॉपिक बताएंगे। फिर जस्ट 15-20 मिनट के बाद एक्सप्लेन करके टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद हम आपको प्रत्येक टॉपिक का डिफिनेशन बताएंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर संसाधनों की वर्गीकरण क्या है। ए में क्या है? उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव। क्या समझे आप लोग? उत्पत्ति के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया, फर्स्ट जैव एवं अजैव। ठीक उसी प्रकार उपयोगिता के आधार पर इनको भी 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। क्या है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक इसी प्रकार सी में क्या है? स्वामित्व के आधार पर इसको व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि 4 भागों में बांटा गया है स्वामित्व के आधार पर। ये स्वामित्व, ये उपयोगिता और ये उत्पत्ति क्या है, हम आपको जस्ट इसको एक्सप्लेन करने के बाद बताएंगे। दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं क्या हो। डी में क्या है? विकास की स्थिति के आधार पर। विकास की स्थिति के आधार पर इसको जो बांटा गया है क्या है? संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित। इसको 4 भागों में बांटा गया है, ये विकास की स्थिति के आधार पर। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम जो डायग्राम बनाए हुए हैं क्या है? संसाधन। ये जो है मैंने आपको बताया था कि इसको विभिन्न भागों में बांटा गया। ठीक, उसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? संसाधन। इस संसाधन को यहाँ पे 2 भाग में बांटा गया। क्या है? प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक मतलब आप लोग जानते होंगे, जो भगवान के दिया हुआ है उसे हम लोग प्राकृतिक कहते हैं। और ये मानवीय। मानवीय मतलब जो हम लोग खुद अपने से बनाते हैं। जैसे प्राकृतिक में क्या आ जाता है? जो गॉड गिफ्टेड होता है, जैसे पेड़ पौधे, वनस्पति हो गए, जैसे पहाड़ हो गए, ये सूर्य, ये जो है सो प्राकृतिक में आ जाता है। और ये मानवीय में आ जाता है, जैसे ये बोर्ड, ये मार्कर, ये घर, ये चश्मा, ये जितने भी है मानव की तरह बनाए जाते हैं, वो क्या कहते हैं? मानवीय। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ प्रकृति को 2 भाग में बांटा गया, फर्स्ट है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक इसी प्रकार मानवीय को भी जो है 2 भागों में बांटा गया है, संरचना एवं संस्था और मात्रा एवं गुणवत्ता। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय को भी बांट दिया गया है। नवीकरणीय में क्या आ जाता है? सतत अथवा प्रवाह, जैसे जल एवं पवन। जैसे जल मतलब क्या? पानी, और पवन मतलब हवा। और इसको जो है सो जैव को भी 2 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट में क्या है? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति मतलब जैसे कि पेड़ पौधा हुआ, और वन्य जीव जैसे शेर, बाघ, चीता, ये सब हो गया। और यहाँ पे अनवीकरणीय को भी 2 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट है पुनःचक्रण और सेकेंड है पुनःचक्रण में जैसे धातु हो गया आपका, और अचक्रीय में जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया। दोस्तों, आप मुझे उम्मीद है कि आपने इस डायग्राम को पूरे
तरीके से जान गए होंगे। और दोस्तों मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपको हमारे इस वीडियो से इतना लाभ मिल सके कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सारे डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाए। दोस्तों ऐसे कि मैं इस वीडियो जो बना रहा हूँ इसमें टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊंगा, और नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, सारे इसमें एक्सप्लेन करेंगे, उसे बताएंगे और उसको फिर अपलोड कर दिया जाएगा। उसमें हो सकता है तो इसमें हम उस क्लास का लिंक भी डाल देंगे ताकि आपको उस क्लास को पढ़ाई करने में आसानी से किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ेंगे संसाधनों के प्रकार। तो संसाधनों का वर्गीकरण तो बता दिए हम, यहाँ भी इसको एक्सप्लेन कर दिए हैं। पढ़ेंगे संसाधनों के प्रकार। दोस्तों एक और मुख्य बात है, आप अगर क्लास करने के लिए बैठे हुए हैं तो अपने पास इस क्लास से रिलेटेड एक बुक रखें, इस चैप्टर से रिलेटेड एक बुक रखें और साथ में एक नोटबुक पेन भी रखें, ताकि इस क्लास से रिलेटेड मैंने जितने भी सारे आपको लगे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो आप उसको नोट करने में दिक्कत नहीं होगी। और बुक इसलिए रखें कि आपको लगे कि नहीं हम यहाँ पर किसी भी तरह का गलत वर्ड बोल रहे हैं, गलत बता रहे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं बुक में, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, पहले ही बता चुका हूँ, मैं किसी भी तरह का टीचर नहीं हूँ। तो दोस्तों अगर आपको लगे ऐसा कि नहीं मैं कहीं पर गलत हूँ तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताएं कि आप इस जगह पे गलत हैं, ताकि नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसमें मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज को सुधार करने का। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर क्या है संसाधनों के प्रकार, इसको फर्स्ट में है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैसे कि दोस्तों हम लोग बुक में यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, उत्पत्ति के आधार संसाधनों के प्रकार क्या है, उत्पत्ति के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैसे कि हम लोग देखें जैव संसाधन का डिफिनेशन जो है ऐसा है, ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल में से होती है, इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। जैसे कि आप लोग क्या समझा दोस्तों, यहाँ पे जैव संसाधन जो है इसमें सजीव के लक्षण जो है सो इसमें मौजूद रहते हैं। जैसे सजीव मतलब क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना। अब आप बोलिएगा कि गाड़ी भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो वो सजीव, ऐसा कुछ नहीं है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही नहीं हुआ, वो उत्सर्जित भी कुछ करे। जैसे एक स्थान से दूसरे, जैसे मनुष्य जाता है तो वो एक उत्सर्जित भी करे, मतलब क्या बच्चे पैदा करते हैं, गाड़ी तो बच्चे पैदा नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार हो गया जैव संसाधन। इसमें जैसे एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपको मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय। जैसे कि मनुष्य मतलब समझ गए हम और आप, वनस्पति मतलब जन पेड़ पौधे जो जितने भी, पशुधन मतलब जो गाय भैंस बकरी है, और अन्य प्राणी समुदाय। और दोस्तों यहाँ सेकंड में क्या है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन मतलब क्या, साधारण सी भाषा है दोस्तों, निर्जीव मतलब इसमें क्या हो गया सजीव और इसमें हो जाएगा निर्जीव। निर्जीव मतलब देख लिया, निर्जीव वस्तुओं के समूह को हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं का समूह मतलब जैसे ये मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये हमारा कैमरा हो गया, ये स्टैंड हो गया, ये बिजली का बल्ब हो गया, चश्मा हो गया, शर्ट हो गया, जितने भी निर्जीव का समूह है उसको क्या कहते हैं हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। अब हम लोग दोस्तों ये भी जान गए संसाधन के वर्गीकरण, संसाधन के प्रकार में जैव अजैव जान के, जो कि यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं। जैव अजैव कहा है, जैव है और अजैव भी हो गया वहीं पर अजैव। तो दोस्तों ऐसे कि हम लोग जैव अजैव के समझ गए हैं। हम लोग समझेंगे क्या उपयोगिता के आधार पर। जैसे कि उपयोगिता के आधार पर इसको कितने भाग में बांटा गया, जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों उपयोगिता के आधार पर भी इसको दो भाग में बांटा गया। फर्स्ट है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़े थे ना नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब मैंने आपको पहले बता चुका था कि हम लोग पहले जानेंगे टॉपिक और इसके बाद इसका डिफिनेशन। ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय किसे कहते हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोग अपनी बुक में देखते होंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत, जितने भी सारे इस तरह का है उस सब क्या आते हैं नवीकरणीय में आते हैं दोस्तों। जैसे सेकंड हो गया अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन जो किसे कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, ऐसे वस्तुओं ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रियाओं को पूरा करने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे संसाधन भी होते हैं जो पुनः सक्रिय नहीं है, एक बार प्रयोग होने के बाद समाप्त हो जाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि आज से लगभग 100 हजारों साल पहले जब डायनासोरों का मतलब हमारे देश में चल रहा था, डायनासोर रहते थे, तो उस टाइम में जो विलुप्त हुआ था तो कैसे हुआ था, मतलब एक बार आग लग गई थी जिसके कारण जो पेड़ पौधे जितने भी जीव जंतु हैं सब दब गए थे। तो आज के डेट में जो खुदाई हो रहा है वो जो निकाले जा रहे हैं वही प्रकार निकलते हैं जीवाश्म ईंधन। जैसे कि इसका एग्जाम्पल जो है जीवाश्म ईंधन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो दोस्तों ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक बाय टॉपिक फिर से लिखेंगे, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है।
तो दोस्तों जैसा कि मैंने जो अभी पढ़ाया है वो टॉपिक का सारा डिफिनेशन बता दिया था, और कुछ टॉपिक बच गया था जो कि मैंने जगह के कारण नहीं लिखे थे उस पर, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया है। स्वामित्व के आधार पर जैसे हो गया व्यक्तिगत, सामुदायिक हो जाता है, और राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये विकास के आधार पर जो कितने भाग में बांटा गया है। अब ये टॉपिक है हमारा, और इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद जो है हम इस वीडियो को रोक देंगे, और फिर पार्ट 2 का जो वीडियो आएगा उसमें मैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा, और साथ में एक मिनट, और साथ में ही जो है सो मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं उसमें बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जान लीजिए कि स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन को कितने भाग में बांटा गया है। तो हम लोग इसका आंसर होगा स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 2 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है, व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन। दोस्तों व्यक्तिगत संसाधन का डिफरेंस ये होता है, जैसे कि आप लोग बुक में भी देखते होंगे, ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, और भूखंड, घर व अन्य जायदाद। एक मिनट दोस्तों, जैसा कि इसका मतलब आप समझे, व्यक्तिगत संसाधन मान लीजिए कि जैसे कि आप खुद अपने ऊपर ले लीजिए, आपके पापा जी के पास खेत होगा, 1 कट्ठा 2 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा खेत होगा, और वो उनका जो है जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, व्यक्तिगत संसाधन, उस पर आप ही का अधिकार है। क्या है उस पर, उस खेत पर आपका अधिकार, ना कि मेरा और ना कि आपके चाचे के बेटे का, किसी का नहीं, वो लिखो उस पर आपका अधिकार होगा। तो उसके लिए आपको सरकार को टैक्स चुकाना होगा। जैसे कि आप लोग रसीद कटाते होंगे जमीन का, ठीक उसी प्रकार आपको जैसे वो जो है आपका व्यक्तिगत संसाधन हो गया, समझ गए। और क्या है, सामुदायिक संसाधन। सेकेंड है सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, इसका डिफरेंस पर आप लोग जान लीजिए। क्या है, ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के अधिपक्ष में होता है जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। गांव में चारण भूमि, शमशान, मंदिर या मस्जिद, परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब इत्यादि। इसका मतलब आपको समझिए दोस्तों, ये क्या है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन जैसे कि नाम से ही यहाँ पर क्या है, सामुदायिक। ये व्यक्तिगत मतलब क्या, व्यक्तिगत मतलब एक आदमी का, और सामुदायिक मतलब क्या हो गया, सामाजिक मतलब क्या है। सामुदायिक संसाधन का साधारण से का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके गांव में गवर्नमेंट स्कूल होगा, एक शमशान घाट होगा, या मतलब आप अगर मुस्लिम होंगे तो आपके लिए कब्र होगा, तो वो जो है आपके लिए क्या हो गया, सामुदायिक संसाधन हो गया। जैसे मंदिर, मस्जिद जो है सब क्या है, सामुदायिक संसाधन। यहाँ पे सारे जन का हक है, सामुदायिक मतलब समाज का उस पर हक है, इसलिए इसको क्या हम लोग सामुदायिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके बारे में सारा कुछ जान गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। ये राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है दोस्तों, इसका डिफिनेशन पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ एवं जल, वन व वन्यजीव एवं समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक जो है सो राष्ट्रीय संसाधन। इसका मतलब आप क्या समझो, जैसे कि राष्ट्रीय संसाधन मतलब जैसे कि समुद्र है, मान लीजिए हमारा जो समुद्र है कहाँ पे है, क्या नाम उसका, कन्याकुमारी। वहां से जो हमारा सीमा है, वहां से 200 किलोमीटर तक किसी भी दूसरे देश का हक नहीं होगा। वहां पे जैसे राष्ट्रीय संसाधन हो गए, जैसे सोना, चांदी, जितने सारे खनिज हो गए, वहां पर उस एरिया तक जो है जितने भी संसाधन होंगे वो क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या समझे, कि किसी अंतर्राष्ट्रीय, जैसे तो राष्ट्रीय मतलब अपना देश, और अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देश, जैसे विदेश हो गया, ये नेपाल, चाइना, इतने भी विदेश हैं, उस सब का जो देश है उसके सीमा 200 किलोमीटर तक का जो है उस संसाधन को क्या करते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। दोस्तों मुझे 100% मैंने कोशिश किया है कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे आपको क्लियर हो जाए होंगे। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्या मैंने अभी इसको सारा एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग पढ़ेंगे विकास के आधार पर भी संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। क्या समझे, क्वेश्चन है विकास के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, उसका आंसर होगा विकास के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया। फर्स्ट है संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। दोस्तों इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर अभी तक हमारे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ताकि इजीली पूर्वक आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने विषय वस्तु पर। तो क्या संभावित संसाधन किसे कहते हैं, जैसे कि दोस्तों आप लोग बुक में भी देखते होंगे कि क्या है, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होती है, जिसे उपयोग में लाए जाने वाले की संभावनाएं रहती है, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज। क्या समझे,
संभाई, इसके बारे में हम लोग संभावना किए हैं कि यहाँ पे इस जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इसके नीचे 10 करोड़ का मतलब क्या क्या है सोना चांदी हमारे दादाजी छुपा करके रखे, हम बस संभावना कर रहे हैं। तो इस संसाधन को हम लोग क्या करते हैं, संभावी संसाधन करते हैं, क्योंकि हम लोग भी खोद के नहीं देखे हुए, बस संभावना कर रहे हैं कि हमारे दादा पुरखा यहाँ पे क्या किए होंगे, 10 करोड़ का एक थैली रखे हुए हैं, तो बस संभावना कर रहे हैं। इस प्रक्रिया क्या करते हैं, संभावना। जैसे यहाँ पे बुक में स्पष्ट लिखा हुआ है क्या, जो मतलब हिमालय क्षेत्र का खनिज, हिमालय क्षेत्र का खनिज, तो हम लोग अभी तक देखे हैं उसके बारे में, बस संभावना कर रहे हैं। इस प्रक्रिया क्या करते हैं, संभावना। सेकंड क्या, विकसित संसाधन। क्या है विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका सर्वोच्च उपयोग हेतु मात्रा में गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। जिसका मतलब जैसे कि मान लीजिए ये हमारा घर है, एक जैसे घर हुआ, विकसित संसाधन मतलब हमारे पास जो पूर्वज के पास रुपया था उसका यूज करके ये घर बना लिया, तो इस चीजों का इस प्रक्रिया क्या करते हैं, विकसित संसाधन। अब तक इसके बाद क्या है, थर्ड भंडार संसाधन। इसका डेफिनेशन क्या है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है, उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधनों के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक, जिनमें ऊर्जा उत्पादन के असीम क्षमता छिपी हुई है। दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया उसके अकॉर्डिंग तो आप लोग समझ गया होंगे कि ये भंडार संसाधन किसे कहते हैं। और इसमें इसका फोर में क्या है, संचित कोश संसाधन। इसका डिफिनेशन क्या है दोस्तों, इसलिए आप लोग देख सकते होंगे बुक में, संचित कोश संसाधन भंडार संसाधन के भी अंश हैं जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका तत्काल उपयोग प्रारंभ में नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों और इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है, जो भी खास था हमने बता ही दिया है। और अगर आप एक इस चैप्टर का जो बुक है, इस बुक का जो चैप्टर है उस चैप्टर का एक बार पढ़ ले तो मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी तरह का डाउट होगा। और मैं दूसरे टीचर की तरफ फेंकता नहीं हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। एक टीचर किसी भी स्टूडेंट का सहारा हो सकता है, ना कि उसका बेस। तो आपको जो है सो अपना बुक पढ़ना ही होगा, एक बार बुक पढ़ ले और एक बार इस वीडियो को देख ले तो आपको टीचर का जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो मैंने इसमें तो सारा कुछ बता ही दिया है और बस रह गया क्वेश्चन आंसर और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि मैंने नहीं बताया इसमें। तो नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, ये पार्ट 1 का वीडियो होगा, पार्ट 2 का जो वीडियो अपलोड होगा उसमें सबसे पहले हम इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो इसमें जैसे कुछ संसाधन में कुछ जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको बताएंगे। और उसके वीडियो के दौरान कुछ क्षणों के बाद जो है उसमें इसके रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि 10-20 के आसपास ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और 5-7 के आसपास के बाद सब्जेक्टिव हो जाएगा, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको एग्जाम के दौरान ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में किसी भी तरह का परेशानी ना हो। चलिए दोस्तों चलते हैं हम इस के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय।